तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट इसकी जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, हेंस डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों? डबल कॉन्वेक्स, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसके दोनों साइड क्या है? कॉन्वेक्स है। और कह रहे हैं इस लेंस में, ठीक है, इसकी जो सरफेसेस हैं, मतलब ये पहली सरफेस है R1 रेडियस की है और ये दूसरी सरफेस है R2 रेडियस की, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती ना, इस पे कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट O। इस लेंस से जो रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो हमको बनानी है। ये लेंस ऐसा है, लेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता है ना। अच्छा, देखिए मान लेते हैं कि इस O ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे निकलती है। वैसे तो हमको पता है किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलती हैं, ठीक है। बट अगर हम ढेर सारी लाइटें दिखाएंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डर्टी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए कुछ ही लाइटें शो करके हम लोग इमेज बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक लाइटें इधर निकली और एक लाइटें इधर निकली। जो इधर लाइटें आएगी वो तो बच्चों सीधी निकल जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि इस पार्ट का पहला वाला जो ये सरफेस है, इसकी रेडियस R1 है, इसका जब कहीं आप सर्किल कंप्लीट करोगे ऐसा, तो कहीं ना कहीं इसका एक सर्किल कंप्लीट होगा ऐसा, ठीक है। अब उस सर्किल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये होगा मान लो C1। ऐसे दूसरे पार्ट का भी अगर आप सर्किल कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस सर्किल का अपना एक सेंटर होगा, मान लो कहीं होगा, पता नहीं कहाँ पे होगा, हम यहाँ मान लेते हैं C2। देखो ये जो पहला पार्ट है इसका जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर इधर C1, दूसरे स्फीयर का सेंटर इस साइड बनेगा C2। होता ना, जैसे ऐसे कोई कर्व है तो इसको चाहो ना तो स्फीयर बना सकते हो, और इससे यहाँ पे एक इसका सेंटर कहीं ना कहीं बनेगा वैसा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों बात यह है कि मैं बोल रहा था कि लाइटें सीधी चली गई। क्यों सीधी चली गई? क्योंकि देखो ये लाइटें इसके सेंटर से पास हो रही, इसके भी सेंटर से पास हो रही। अब सेंटर से कोई लाइटें पास होती है किसी स्फीयर में, मान लो उसके सेंटर से कोई लाइटें निकले तो सीधी चली जाती है। क्यों सीधी चली जाती है? क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइटें इंटर करती है, बट वो 90 डिग्री पे हो जाती है। और हमको पता है कि अगर 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन से कोई लाइट रे किसी मीडियम में इंटर करती है तो वो सीधी चली जाती है बच्चों। इसका मतलब यह है कि जो लाइट रे सेंटर से निकलती है किसी स्फीयर के, वो हमेशा बाहर सीधे निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है। पता है ना कि स्फीयर के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है वो सरफेस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। इसलिए अगर ये किसी भी चीज़ का स्फीयर है, उससे अगर मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, मान लो हम कहते हैं ग्लास है, उसके बीच में एक सोर्स रख दिया जाए तो उससे जो लाइटें निकलेगी वो ग्लास के बाद वो सीधी जाएंगी ऐसे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल पड़ जाएगा, कहीं भी निकले, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल। तो ये बहुत सिंपल फंडा है कि स्फीयर से अगर कभी नॉर्मल आपको सरफेस पर चाहिए तो उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो सरफेस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो वही काम किया गया कि जो लाइटें इधर आई वो सीधी चली गई। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटर से पास हुई। अब एक लाइटें मान लीजिए इधर गई बच्चों, जब यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। वो रिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे भाई? यहाँ पे बाहर क्या है? ये रेयरर है। मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। ये लेंस है, लेंस के अंदर कैसा मीडियम है? ये डेंसर है। और इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? N2 है। तो लेंस के अंदर कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? N2 है, ध्यान रखना।
तो रेयरर से डेंसर में लाइटें जा रही है, मतलब हमने मान रखा है कि N1 कम है और N2 ज्यादा है। तो अगर रेयरर से डेंसर में लाइटें जाती है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइटें बेंड होती है। किधर बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रखेंगे कि अगर रेयरर से, रेयरर है ठीक है, और इससे डेंसर में कोई लाइटें जाती है तो नॉर्मल से किसी भी एंगल पे लाइटें आ रही हो, ऐसे मान लो आ रही है, तो हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाती, थोड़ा सा उसके क्लोज हो जाती। पहले देखो ज़्यादा एंगल था, बाद में कम एंगल रहता, ये चीज़। वही काम यहाँ होगा। तो पहले नॉर्मल तो ड्रा करो भाई। नॉर्मल कैसे ड्रा करोगे, C1 से जाने वाली, क्यों, क्योंकि इसका स्फीयर इधर बनना ना। हमने बताया ना किसी भी स्फीयर में अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो क्या करो, सेंटर से मिला दो, सेंटर से मिला दो, ये नॉर्मल पड़ गया। अब ये लाइटें क्या है, सीधी जाना चाहिए था, बट रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। मतलब ये थोड़ा नीचे की तरफ इसके, भाई नॉर्मल इधर है ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो नॉर्मल की तरफ जब मुड़ गई है तो ये कहीं यहाँ मिलती हुई ऐसे महसूस होगी, रियल में नहीं मिलेगी, महसूस होगी, मतलब ये आई डैश होगा। समझ गए। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो O तो है ऑब्जेक्ट और आई डैश है इमेज, लेकिन कौन सी इमेज, फॉर्म्ड बाय सरफेस फर्स्ट, जो पहला सरफेस था R1 रेडियस का, उसकी इमेज। अगर आगे पूरा ग्लास होता, मतलब ये अगर ग्लास का बना हुआ है लेंस, तो आगे पूरा ग्लास होता तो बेटा इमेज यहीं बनती। बट चूंकि जैसे ही ये लाइट रे दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगी, क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब डेंसर से निकल कहाँ जाएगी, रेयरर में। भाई इधर का भी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 ही होगा, रेयरर मीडियम। तो अब लाइटें जब इसके आगे जाएगी तो फिर से बच्चों क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइटें जाएगी डेंसर से रेयरर में। जब कोई लाइटें डेंसर से रेयरर में जाती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अगर कहीं ये डेंसर में बना देता हूं, ठीक है, और डेंसर से एक लाइटें निकले, ठीक है, और कहां जाए बच्चों, रेयरर में जाए। ये डेंसर है और ये जा रही हो रेयरर में, तो ये बच्चों क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब दूर हट जाती नॉर्मल से। देखो ये नॉर्मल था, इससे दूर चली गई ऐसे, ठीक है। तो यहां जब लाइटें आगे बढ़ेगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो पहले यहां पे नॉर्मल ड्रा करो। यहां नॉर्मल कैसे ड्रा करोगे, ऐसा। भाई नॉर्मल मैंने बताया ना, सेंटर से मिला दो। तो सेकेंड सरफेस का सेंटर कहाँ पे, ये है सेंटर, मिला दिया। तो ये नॉर्मल हो गया C2 N2। अब लाइटें क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, और यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, ये बन जाएगी उसकी इमेज, ये उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इस सरफेस के लिए, तो यहां लाइटें जानी चाहिए थी, यहां चली गई थी। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज का काम करेगा सेकंड सरफेस के लिए। पहले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। बस इतना ही खेल है, अगर आप समझ गए तो ठीक है कि पहले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। दूसरे के लिए यहां लाइटें जाना चाहती थी, यहां गई, जहां जाना चाहती थी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जहां गई वो रियल इमेज, ठीक है। सपोज कर लेते हैं O की डिस्टेंस यहां से ये U है, ये डिस्टेंस यहां से क्या है, U, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको हम नाम दे देते हैं P1, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P2। मान लेते हैं कि लेंस की थिकनेस T है। T क्या है, थिकनेस ऑफ द लेंस। T है थिकनेस ऑफ लेंस, एंड फॉर थिन लेंस T टेंड्स टू 0। पतले लेंस के लिए T को अभी हम क्या करेंगे, 0 के आसपास मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो यहां से पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये V डैश है, ठीक, और यहां से दूसरी ये जो इमेज फाइनल बनी है इसकी डिस्टेंस V है। तो यहां से पहले
इमेज की डिस्टेंस क्या है v डैश, दूसरे की डिस्टेंस क्या है ये v। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लिखेंगे यहां पे फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए बात करो, क्या बात होगी बच्चों? ये बात होगी, यहां पे फार्मूला लगाएंगे, याद करो फार्मूला क्या होता था स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का, वो होता था n2 माइनस n1 अपान r बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u। ये रियल फार्मूला है। n2 मतलब जिसमें लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 जिससे गई, जैसे पहले केस में n1 ये होगा और n2 ये होगा। ठीक है, अपान r का मतलब जिस सरफेस पे गिरी उसका रेडियस, यानी कि यहाँ पे r1 रेडियस लेंगे क्योंकि पहले सरफेस वाला पहले लगा रहे हैं। ठीक है, n2 अपान v, तो n2 अपान v का मतलब इमेज की डिस्टेंस माइनस n1 अपान u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये फार्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे देखो, ये लगेगा भैया n2 माइनस n1 अपान r1, ये रेडियस इसकी क्या है पहले सरफेस की r1 इज इक्वल टू n2 अपान इमेज की डिस्टेंस। पहले सरफेस के लिए इमेज कौन सी है i डैश, बार बार मैं बोल रहा था पहले सरफेस की इमेज क्या है i डैश, i डैश का मतलब v डैश। देखो यहां से पहले सरफेस की इमेज ये लगेगी v डैश। ठीक है, माइनस n1 अपान u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। देखो ये ऑब्जेक्ट है u, बहुत बड़ी, n1 अपान u। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब हम सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करूं, सेकेंड सरफेस कौन सा है भाई, ये वाला। मैंने बोला था सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये, क्योंकि यहां लाइटें जाना चाहती थी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इमेज काम करेगा आई। मतलब सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश क्या है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और आई क्या है, रियल इमेज है। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, फिर यहां पे वही काम करना है, हमको फार्मूला लगाना है n2 माइनस n1 अपान r। बच्चों n2 होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब लाइटें कहां जा रही है, सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो तो लाइटें कहां जा रही है, n2 से निकल के n1 में जा रही है। मतलब जब n1 से n2 में जाती थी लाइटें तभी लगता था, और जब n2 से निकल के n1 में जाएगी तो क्या होगा, इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। तो जहां जहां n1 है वहां n2 हो जाएगा, जहां n2 है वहां n1 हो जाएगा। क्यों, दूसरे मीडियम काम कौन करेगा, n1। यानी कि अब ये बन जाएगा n1 माइनस n2 अपान रेडियस इसकी रेडियस कितनी है बच्चों बताओ, सेकेंड सरफेस की रेडियस कितनी है r2। तो n1 माइनस n2 अपान r2 इज इक्वल टू n1, वैसे तो होना चाहिए था n2, बट रियल में क्या होगा अब यहाँ n1। क्यों, क्योंकि n2 से निकल के n1 में जा रही, उल्टा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो n2 से निकल के n1 में जा रही, जो काम n2 करता था वो n1 करेगा, जो n1 करता था वो n2 करेगा, उल्टा हो गया। तो n1 अपान इमेज की डिस्टेंस, तो दूसरे सरफेस के लिए इमेज क्या है, देखो ये दूसरा सरफेस है, यहाँ से इमेज कितनी दूर है v। तो n1 अपान v माइनस n2 मतलब पहला वाला मीडियम अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। तो इसके लिए u का काम ये करेगा, कौन सा, P2। देखो सरफेस से ये इमेज P2 i डैश चाहिए हमको क्या चाहिए, P2 i डैश। ध्यान से देखो P2 i डैश कितना होगा, तो ये पूरा v डैश था, उसमें से t हटा दो, बात बन जाएगी। मतलब ये बनेगा v डैश माइनस t
तो P2I डैश क्या होगा, V डैश माइनस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा V डैश माइनस टी। ठीक है, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों, N1 माइनस N2। एक काम करें, माइनस बाहर ले लें, इसमें माइनस बाहर ले लो तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा N2 माइनस N1 अपान R2 बराबर N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश माइनस टी। अब ध्यान देना बेटा, V डैश माइनस टी, तो V डैश जो है वो बहुत बड़ा है किससे, T से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, T को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा N2 अपान V डैश। क्या किया, स्मॉल t को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, क्या होगा ऐड करने पे बताओ, तो ये इससे जुड़ेगा, तो ये रहेगा, देखो ये आएगा N2 माइनस N1 अपान R1, फिर ये आएगा माइनस N2 माइनस N1 अपान R2 बराबर, ये वाली वैल्यू पूरी रख दो, तो क्या आएगा N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस ये वाली वैल्यू N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश। जुड़ गए। देखो बच्चों, N2 अपान V डैश से N2 अपान V डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, तो दोनों आपस में कट गए। तो क्या बचा हमारे पास, देखो इसको हटा दें बच्चों, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे ये बचा है इधर ये बचा है N2 माइनस N1 ब्रैकेट में बाहर, और बचेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखो ये बचा भाई, N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। बहुत बढ़िया। बराबर इधर क्या बचा बताओ, इधर बचा भाई N1 अपान V माइनस N1 अपान U, तो N1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U। N1 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यहां पर लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई N1, ऑन डिवाइडिंग बाई N1, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इधर N1 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ डिवाइड हुआ N1 से तो N2 अपान N1 आ गया, यहाँ N1 से डिवाइड हुआ 1 आ गया कट के, यहाँ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, N1 N1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो N2 अपान N1 है इसको आप 1 N2 लिख सकते हो। 1 N2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। भाई मीडियम क्या है, 1 N1 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लेंस का क्या है N2, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 मतलब 2, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम का मतलब N1। तो ये बचेगा, इसको N भी लिख सकते हो, इसको हम आगे चल क्या लिख देंगे, N सपोज कर लेते। तो ये क्या बनेगा फार्मूला, ये अब बनेगा N माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला बन गया। फॉर फोकस, तो अगर फोकस पे इमेज बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए U को इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। क्यों, पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस पे आके मिलती है, तो U इन्फिनिटी हो जाएगा और V की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी F।
तो यही फार्मूला क्या बनेगा, n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला आ गया, ठीक। और ये फार्मूला कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या, 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला। इसी में बच्चों लेंस फार्मूला भी आप यहां से डिराइव कर सकते हो। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो यहां पे हम ये भी कर सकते हैं, इतने में लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये है बच्चों, ये है लेंस फार्मूला, ठीक है। और ये वाला कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। जब लेंस बनाया जाता है तो इसी फार्मूले की हेल्प से बनता है। कितनी फोकल लेंथ का चाहिए, क्या रेडियस रखनी, यहाँ से डिसाइड होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट ये है कि अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। It is made of a material of refractive index 1.6. If it is immersed in a liquid of refractive index 1.3, now its new focal length is। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कोई लेंस है, ठीक है, दिया नहीं किस चीज़ का बना है, कह रहे हैं किसी मटेरियल का बना है। तो हम मान लेते हैं कि ग्लास का बना, लेड ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है। तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, Ng। ये किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया गया, ठीक है, किसी लिक्विड में डाल दिया गया, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है, ये दिया है 1.3, ठीक है। और लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है वो क्या दिया है, 1.6। हमसे कह रहे हैं कि अगर एयर में इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है लेंस की, तो इस लिक्विड में डुबोने पे इसकी फोकल लेंथ क्या बनेगी। बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये सोचना चाहिए, जब एयर में लेंस होगा तो क्या फार्मूला लगेगा। तो भाई लेंस मेकर फार्मूला लगेगा, फॉर लेंस इज इन एयर, ठीक है। फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूले से क्या होता था भाई, तो ये बन जाता था 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे एयर की बात हो रही, तो एयर की फोकल लेंथ को fa से लिख लेंगे। तो ये होता था, n होता था मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ एयर है ना, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रखेंगे Ang। आपको पता है, चाहे आप Ang लिखो चाहे Ng लिखो, क्यों, इसको लिख सकते हो Ng/Ne, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो Ng ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे कि फॉर लेंस इज इन लिक्विड। अगर ये लेंस इस लिक्विड में मान लिया जाए तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा भाई, तो बनेगा बच्चों 1/Fl। Fl का मतलब रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ इन लिक्विड बराबर n-1। यहाँ n कौन सा लेंगे, n होता हमेशा मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंस का। तो मीडियम क्या हो गया, लिक्विड, और लेंस क्या है, ग्लास का हम मान रखे हैं। तो यानी कि लिक्विड के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो Lng हो जाएगा। एयर था तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का Ang हो गया, जब लिक्विड में है तो Lng हो गया।
और ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो जब 1/2 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जरा सोचो, डिवाइड करके देखो। तो 1/2 तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि वैसे लिख लो 1/FA अपान 1/FL, ऐसा आएगा डिवाइड करने पे। ऊपर क्या बचेगा, ANG माइनस 1 है ना, LNG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ध्यान से, 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों में सेम था, कट गया ऊपर नीचे से, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ना। देखो फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा FL/FA। ये क्या आएगा, FL/FA। उधर क्या आएगा, ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। हमें तो बच्चों FL चाहिए, तो FL बराबर क्या बचेगा, ANG माइनस 1/LNG माइनस 1 इंटू FA इंटू FA। सारी वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा भाई, FL बराबर, सोचो, ANG की वैल्यू कितनी दिया, देखो ANG मतलब NG की वैल्यू क्या है 1.6 माइनस 1 अपान LNG की वैल्यू क्या आएगी, ये हमको निकालना पड़ेगा। सोचो बच्चों, LNG क्या आएगा, कोई बता दे हमको। यह आएगा NG/NL, ये तो फार्मूला होता है। NG कितना है 1.6 अपान NL कितना है, देखो 1.3। तो LNG, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे LNG की, तो क्या आएगी 1.6 अपान 1.3 माइनस 1 इंटू FA की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ इन एयर 10। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो फोकल लेंथ निकल आएगी लिक्विड में, क्या निकलेगी, FL बराबर, देखो FL बराबर निकलेगी, देखो 1.6 माइनस 1 मतलब ये बचेगा 0.6 अपान नीचे LCM लो तो क्या बचेगा, ये 1.6 माइनस 1.3 अपान 1.3, ठीक है, इंटू 10 से 0.6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा 6, ये 1.3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 1.3 अपान नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 0.3। देखो घटा कितना बचा, 1.6 माइनस 1.3 0.3 आ गया। पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हट जाएगा पूरा, यानी कि FL की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 13 कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड विल बी 26 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।